नमस्कार मित्रों, 15 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता पर शासन, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो आखिर ये लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है और उसमें क्या क्या विसंगतियाँ आ गई हैं और क्या क्या उसमें और सुधार की आवश्यकता है, किस देश का लोकतंत्र कितना अच्छा काम कर रहा है, कहाँ पर खामियां हैं, त्रुटियां हैं, किसको सुधारना है, तो ताकि अंतिम व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जा सके। तो इसकी समीक्षा करने के लिए और लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई सबसे अच्छा जो शासन हो सकता है वो लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र कैसा चल रहा है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? ये 2008 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कौन शुरुआत करता है? ये मनाने की जो चलन शुरू हुआ वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इसमें सहयोग भी मिला IPU का। वो उसको बोलते हैं इंटर पार्लियामेंट्री और यूनियन, ये अंतर संसदीय संघ। जो हर देश है, हर देश के में जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है, तो जो नियम कानून बनाने वाली जो संस्था है जिसको संसद पार्लियामेंट कहा जाता है, तो सब देशों के जो चुने हुए पार्लियामेंटेरियन हैं वो मिल करके एक जगह बैठ करके और एक आपस में डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के नॉलेज को। तो उसी को जो है IPU कहते हैं, इंटर पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो जो संघ है यूनियन, IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो जो IPU जो है, ये अंतर संसदीय संघ जो है, ये शुरू किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में, 1889 में। तब से ये संस्था चल रही है और इसको एक ब्रिटिश थे और एक फ्रेंच थे, ये दो लोग मिल के शुरू किया था। शुरू में इसकी संख्या 10 ही थी, लेकिन अभी जो है इसकी संख्या जो है 160 से ऊपर है। तो यहीं पर ये शुरू से ये लोग ऑर्गेनाइजेशन जो है साल में 2 बार ये बैठक ऑर्गेनाइज करते। इसी दरमियान 1997 में इन्होंने एक बैठक किया था और उस बैठक में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी इन्होंने निकाला था, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी। तो ये जो डिक्लेरेशन था ये 15 सितंबर को लागू किया गया था, जो पास किया गया था, और इसीलिए 15 सितंबर का दिन का चयन किया गया कि 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसीलिए 15 तारीख को मनाया जाता है और पूरे विश्व में मनाया जाता है। अब हमको ये समझना होगा कि आखिर ये डेमोक्रेसी जो वर्ड है डेमोक्रेसी, तो जो डेमो और क्रेटस से बना हुआ है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है जनता के द्वारा शासन। तो ये शुरू से चला रहा है। 600 ईसा पूर्व जो है, 500 से 600 ईस्वी पूर्व जो है, इससे ही वो ग्रीक में ऐसा था कि वो लोग मिलजुल करके चुनते थे। हालांकि भारत में भी जो वैशाली का गणतंत्र बहुत पुराना माना जाता, लोकतंत्र की जड़ें यहाँ भी बहुत मजबूत हुआ करती थी। तो इस ढंग से हम लोग ये मान सकते हैं कि इसका शुरुआत कैसे हुआ, क्योंकि अभी जितना भी रेजिम आप देखिएगा उस सब में लोकतंत्र को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। चाहे वो कम्युनिस्ट शासन हो, चाहे वो ये आपका सोशलिस्ट शासन हो, समाजवादी शासन हो, लेकिन ये सब में लोकतंत्र को सबसे अच्छा कहा गया क्योंकि इसमें जनता ही चुनती है। ये अलग बात है कि जनता भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, कहीं कहीं प्रत्यक्ष चुनाव होता, कहीं कहीं अप्रत्यक्ष चुनाव होता, कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और वो रिप्रेजेंटेटिव ही कानून बनाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। उसके अलावा एक बहुत जगह मोनार्की है, जहाँ पर कि एक खास तानाशाह शासन करते, और कहीं पर एरिस्टोक्रेसी है, जिसमें कुछ लोग मिलजुल करके, जो एरिस्टोक्रेट वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग शासन करते। तो आखिर ये दिन है जिस दिन हमें ये विवेचना करनी चाहिए कि आखिर ये लोकतंत्र का जो गोल है, का जो उद्देश्य है, वो हम लोग कहाँ तक प्राप्त किए हैं। तो ये दिन वही कहने के लिए कहता है कि तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम समीक्षा कर सकते हैं कि लोकतंत्र कितना सफल हुआ है, और अगर नहीं सफल हुआ तो उसका कारण क्या है।
लोकतंत्र कहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा मात्रा में है। वैसे तो कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका कहने का अभिप्राय ये हुआ कि भारत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद ये विविधता में एकता वाला देश है और ये लोकतंत्र के द्वारा इस प्रकार से शासन किया जा रहा है कि इसमें कोई राजा नहीं है। यहाँ पर जनता ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और उसी के द्वारा शासन किया जाता है। तो ये तो भारत की स्थिति है। भारत से ज़्यादा आबादी चाइना का है, लेकिन चाइना को डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार है। वहाँ पर पब्लिक लिबर्टी नहीं है, लोगों को उतनी आज़ादी नहीं है जितना आज भारत में हम लोग अनुभूत करते हैं। इसलिए भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन जो लोकतंत्र को मापने के लिए जो आधुनिक पैमाना है उसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है जो 2019 ईस्वी का है, उस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है 51वां है। यानी इससे 50 देश ऐसे हैं जो कि बहुत ऊपर हैं और जो सबसे अंतिम कंट्री है वो नॉर्थ कोरिया है और उसका स्थान 166वां है। तो कहने का मतलब हुआ कि भारत का जो डेमोक्रेसी है इसको फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा जाता है क्योंकि जो उन्होंने 4 श्रेणियां बांटी हैं डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेसी इंडेक्स के हिसाब से। एक है जो फुल डेमोक्रेसी है, दूसरा उसमें जो उन लोगों का पैमाना है करीब 5 क्राइटेरिया होता है। उसमें से एक है सिविल जो है कि लिबर्टी कितना है, प्लुरलिज्म कितना है, बहुलतावाद कितना है और चुनाव का प्रोसेस कैसा है, उसमें सबको बराबर मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। इसी ढंग से उन्होंने 5 क्राइटेरिया बनाया है। पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, तो इसके हिसाब से ये जो क्राइटेरिया बनाया है और ये क्राइटेरिया के हिसाब से 10 रैंक में टोटल 10 मार्क्स के हिसाब से उसका मैक्सिमम मार्क्स है 10। तो 10 में जो अगर आप देखिएगा तो जिस कंट्री का 8 से 10 के बीच में स्कोर है उसको फुल डेमोक्रेसी कहा जाता है और जिसका जो है कि स्कोर 6 से 8 के बीच में है उसको फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में इन्होंने रखा है। और जो इसका स्कोर 6 से भी कम है, 4 से 6 के बीच में है, उसको उन्होंने जो है कि मिक्स्ड खिचड़ी बोल सकते हैं, खिचड़ी लोकतंत्र के रूप में रखा है। और जो जिसका स्कोर 2 से भी कम है उसको इन्होंने ऑथोरिटेरियन कहा है, तानाशाही सरकार कहा है, यानी कि वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। तो पूरी दुनिया को इन्होंने बांटा है और ये जारी कौन करते हैं, तो जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट, एक संस्था है जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसी यूएन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई बायस नहीं है किसी प्रकार का और ये अपना फिक्स क्राइटेरिया के हिसाब से ये करते हैं। तो भारत का जो रैंकिंग इन्होंने किया है इस बार, जो अभी से 7 महीने पहले इसका रिपोर्ट आया, तो जैसे कि 2020 में के जनवरी-फरवरी में जब इसका रिपोर्ट आया था तो उस समय जो है था इसका रैंकिंग भारत का 51वां रैंकिंग है। तो लेकिन जब पिछले साल की बात कीजिएगा, अब जब 2020 का ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स का जो रिपोर्ट आएगा वो आएगा 2021 के जनवरी-फरवरी मार्च के आसपास में। तो उस समय जो भी रहता है, लेकिन अभी जो सबसे रिसेंट का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत का रैंक 51वां है। लेकिन इससे 1 साल पहले जाइएगा तो भारत का रैंक 41वां था और इधर 10 स्थान भारत नीचे गिरा है। क्यों गिरा है, तो इसका कारण उन्होंने जो गिनाया है वो है एक एनआरसी कि ऐसा माना जाता है कि करीब 1.5 लाख 15 लाख लोग जो हैं वो एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन जो उसके असम में बहुत सारे लोग उससे बाहर हो जा रहे हैं। तो इसको उन्होंने ख़राब ढंग से लिया है, यानी पब्लिक लिबर्टी के अगेंस्ट माना है। और दूसरा जो जम्मू कश्मीर का जो ये धारा 370 ख़त्म कर दिया गया, तो इसको भी उस संस्था ने अच्छा नहीं माना और ये नागरिक स्वतंत्रता पर हमला माना और इसीलिए जो है भारत का रैंक नीचे गिर गया। और ये रैंकिंग जो शुरू हुआ था, ये रैंकिंग डेमोक्रेसी इंडेक्स का रैंकिंग 2006 ईस्वी से इन्होंने देना शुरू किया था और 2006 ईस्वी से अभी तक जितना भी रैंकिंग आया था भारत सदा इससे ऊपर था। पहली बार 7 से नीचे गया है और 6.9 इसका स्कोर है, जो कि पिछले बार 7.2 इसका स्कोर था। अभी तक का जो मैक्सिमम स्कोर भारत अचीव कर पाया है वो लेवल था 7.9 का, जो 2014 ईस्वी में भारत अचीव किया था। लेकिन इधर जो है कुछ कारणों से जो है कि भारत का स्थान और अभी नीचे चला गया है। लेकिन फिर भी आप अगर इनके हिसाब से देखिएगा तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी नॉर्वे में है, क्योंकि नॉर्वे में उसका रैंक 1 है और उसका जो है कि पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो 9 से भी ऊपर है, तो इसीलिए उसका स्थान ज़्यादा अच्छा है। 14वां रैंक पर ब्रिटेन है और
25वां रैंक पर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और जस्ट उसके ऊपर 24वां रैंक पर जापान है। लेकिन चाइना भारत से बहुत पीछे है, क्योंकि चाइना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको पीछे तो नहीं है। उसका रैंकिंग जो है उसका 2 पॉइंट समथिंग पॉइंट के साथ बहुत नीचे है। और सबसे नीचे में नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया जहाँ पर कि तानाशाही शासन है, तो वहाँ लोकतंत्र नहीं है, इसलिए उसको सबसे नीचे रखा गया है। पाकिस्तान का रैंक भी जो है कि पिछले बार से थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, 110 रैंक से बढ़ कर के 104 तक पहुंचा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो पॉइंट है, अगर वो पॉइंट देखिएगा तो करीब 4 पॉइंट समथिंग उसका पॉइंट है। तो लेकिन पाकिस्तान का थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन ऐसे भी उसका हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर उसको खिचड़ी लोकतंत्र कहा जाता कि आधा लोकतंत्र आधा तानाशाही। क्योंकि लेकिन इधर उसका रैंकिंग सुधरा है, क्योंकि शायद कुछ इमरान खान के आने के बाद जो कुछ सेंटिमेंट पॉजिटिव गया होगा, तो इसकी वजह से जो है उनका रैंक सुधरा है। लेकिन ये तो हो गया कि डेमोक्रेसी इंडेक्स। और एक चीज़ और जानने वाली मार्के वाली बात है कि पूरे विश्व का करीब करीब 5 से 6% आबादी ही वो आबादी है जो ट्रू लोकतंत्र का को मान रहा है, जो प्योर लोकतंत्र को माना। नॉर्वे का आप देखिएगा तो नॉर्वे बहुत सारे इंडेक्सेस में आगे है। क्यों? जैसे कि आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भी नॉर्वे टॉप पर है, भारत 140वां स्थान पर है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है कि आप देखिएगा तो वो सब जो कंट्री आइसलैंड वगैरह, वो शांति इंडेक्स में भी आइसलैंड टॉप पर है। तो ये सब कंट्री जो है छोटा छोटा कंट्री है, जहाँ पर कि ज़मीन प्रचुर मात्रा में है और आबादी कम है, तो वहाँ पर ज़्यादा खुशहाली है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सब कुछ फ्री एंड फेयर है, क्योंकि किसी चीज़ का कंपटीशन नहीं है। भ्रष्टाचार तभी उत्पन्न होता है जबकि मांग ज़्यादा हो और आपूर्ति कम हो, संसाधन पर लोड ज़्यादा हो। तो वैसे केस में अगर देखिएगा तो इतना बड़ा पॉपुलेशन के साथ अगर भारत 7 और 8 रैंक पॉइंट के बीच में हमेशा अचीव करता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। भले ही उसको फ्लॉड डेमोक्रेसी के रूप में द इकोनॉमिस्ट जो जारी करता है डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसको फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में रखता है, फुल डेमोक्रेसी की श्रेणी में नहीं रखता। भले ही ऐसा है, लेकिन फिर भी आप अगर देखिएगा तो इतने बड़े आबादी को लेकर के चलते हुए लोकतंत्र को बना के रख लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप ये देखिए कि यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर भी चाइना और बहुत सारे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पार्टियाँ बनाने का लोगों को अधिकार है, हर आदमी अपना अपना पार्टी बना सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका जैसा, अब अमेरिका का रैंक ऊपर भी डाला है, लेकिन आप अगर देखिएगा तो लोकतंत्र के मायने में अमेरिका से भी हम लोग अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है कौन सा आदमी किस पार्टी के थ्रू खड़ा किया जाएगा। इसके लिए वहाँ जो नॉमिनेशन होता है उसमें पैसा का खेल चलता है, और पैसा का खेल चलता है, और उसमें जो ज़्यादा ताकतवर इकोनॉमिक पावरफुल लोग होते हैं वो उसमें नॉमिनेट किए जाते हैं और उसी में से चुनाव होता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। और अगर आप देखिएगा भारत के सिलसिले में, तो भारत के सिलसिले में भी बहुत कुछ पाइएगा कि आखिर हम कहाँ पर फेल हो रहे हैं लोकतंत्र के पैमाने में। जैसे हम लोग जे भी पार्टियाँ बना रहे हैं, तो जे भी पार्टियाँ जैसे कि अब कांग्रेस हो गया तो गांधी परिवार की पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई तो लालू परिवार की पार्टी हो गई। तो ये जो जे भी पार्टियाँ जहाँ भी हुई हैं, तो ये जे भी पार्टियाँ की वजह से जो है कि लोकतंत्र थोड़ा कमज़ोर हुआ है। क्योंकि आप अगर ऐसे देखिएगा तो भारत में एक बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने एक बिल फाड़ दिया। वो बिल कहता था कि वो लोग जो अपराधी हैं, वो लोग जो आर्थिक अपराध किए हैं या फिर कोई भी अपराध किए हैं जिनको सज़ा सुना दी गई है, वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वो लोग को चुनाव नहीं लड़ सकते ऐसा था। लेकिन ये जो बिल कानून बनने वाला था उसमें कि उन लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता, कि वो लोग जेल से आके अपनी बात रखते संसद में। तो वो बहुत अच्छा बिल था, उस बिल को राहुल गांधी ने फाड़ दिया। तो ये जो फाड़ दिया, तो आप अगर देखिएगा तो ये एक ढंग से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए क्योंकि आप अगर उसको समझिएगा तो अगर कोई आदमी अपराधी है या फिर कोई अभी आदमी घोटाला किया है, तो वो आप जनता पर छोड़ दीजिए उसके बारे में फैसला। जनता को आप पूरी सूचना दे दीजिए कि ये आदमी इस ढंग से इतना रुपया का घोटाला किया है, इस ढंग से ये अपराधी पाया गया है। लेकिन उसको चुनाव लड़ने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ने से रोकने का मतलब हुआ कि आप अल्टीमेटली जनता के पावर को आप ले रहे हैं।
तो ये इस ढंग से आप देखिएगा तो लोकतंत्र आपका कमज़ोर होगा। अल्टीमेटली आप जनता से पूछिए, जनता से पूछिए कि क्या जनता को वो नेता पसंद है कि नहीं पसंद है। जैसे भगत सिंह अंग्रेज़ को मारे थे, तो अंग्रेज़ भी तो एक आदमी था, तो हम लोग उनको हत्यारा नहीं कहते, हम लोग उनको क्रांतिकारी कहते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम हो, लेकिन जिन लोगों का जो पहुंच है, कंट्रोल है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि उन लोगों को किसी भी अपराध में फंसा दिया जाए, या फिर वो सही मायने में अपराध किया होगा, लेकिन अपराध करने के एवज में जनता को ये अधिकार छीन लेना कि भाई आप उसको चुन नहीं सकते, तो वो ये थोड़ा गलत है। क्योंकि एक आदमी के अंदर रहते हैं हज़ारों आदमी, तो आप अल्टीमेटली जनता से पूछना चाहिए कि भाई आप बताइए कि भाई इसको कैसे। क्योंकि उस समय हुआ क्या कि कहा जाता है कि चलो ठीक है मेजॉरिटी से कोई चीज़ पारित हो गया, लेकिन आप खुद सोच के देखिए मेजॉरिटी से जो पारित हो जाता है तो मेजॉरिटी कैसे आता है। आप जिस समय वो बिल फाड़ा गया था उसमें कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, तो कांग्रेस का मतलब हुआ गांधी परिवार, मतलब एक आदमी जो डिसाइड करेगा फिर वही चीज़ सब लोग फॉलो करेगा। वहाँ पर आपको जो आप कहीं भी व्हिप जारी करते हैं, तो व्हिप जारी करने का अर्थ ही हो गया कि आप कहीं ना कहीं जो है कि उसके इंडिविजुअल राइट्स को, जो जनता का राइट है, तो उसको आप ये कर रहे हैं। जहाँ पर आबादी कम है वहाँ तो लोग जनमत सर्वेक्षण करा लेते हैं, रेफरेंडम करा लेते हैं, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है उसको। लेकिन अब इतनी बड़ी आबादी में चुनाव कराना भी एक टेढ़ी खीर है। तो वैसे केसेस में तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी अगर जे भी पार्टियाँ रहा करेंगी तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि लोग इस तरह से अपनी अपनी पार्टी बना के, और जो है कि एक ढंग से देखिएगा तो नए ज़माने का ये राजतंत्र ही हो गया। और तो ये सब समझना चाहिए कि जे भी पार्टियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है कि अगर कोई अपराधी है, चाहे वो उसको कुछ भी अपराध किया है, तो उसको आप जेल में रखिए, उसको सज़ा दीजिए, लेकिन चुनाव लड़े न लड़े ये अल्टीमेटली जनता पर छोड़िए। जनता में उसको चुनाव लड़ने दीजिए। अगर जनता को सारी जानकारी दे दीजिए और ये कर दीजिए कि वो जनता को चुनाव वोटिंग में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना करे, किसी प्रकार से वो बिल्कुल ही स्वच्छ मतदान हो, बिना निष्पक्ष मतदान हो। तो अगर आप ये इंश्योर करते हैं तो अल्टीमेटली जनता से पूछिए। अगर जनता को लगेगा कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, और डायरेक्ट जनता से पूछिए, तो वैसे केसेस में आप ये कह सकते हैं कि जो है कि ये लोकतंत्र जो है तभी मजबूत होगा। नहीं तो फिर इस ढंग से ये जो है हम लोग हमेशा फ्लॉड डेमोक्रेसी में ही रहेंगे। क्योंकि ये हकीकत है कि आखिर जो बिल फाड़ा गया वो बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल था कि भाई जिसमें हम लोग ये बोलते थे कि भाई जो आदमी अपराधी है, आर्थिक अपराधी हो चाहे जो भी हो, लेकिन उसको चुनाव लड़ने देना है, चुनाव लड़ने दीजिए, उसको जेल में रखिए, जो भी कोर्ट सज़ा दे उसको सज़ा ज़रूर तामील हो। लेकिन वो जहाँ तक संसद में जाके अपनी बातें रखने का बात है तो वो आपको रखने देना चाहिए अगर जनता चाहती है तो ये तो एक पहलू हुआ। उसके अलावा और भी पहलू पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि एक तो जो भी पार्टियां हैं, दूसरी बात चुनाव में खड़ा होना और चुनाव में जीतना ये बहुत ही ज़्यादा पैसे का खेल है, ये हर आदमी जानता है। तो इसीलिए जब तक आप ऐसा नहीं बना सकते हैं सिस्टम जिसमें कि सारा जो खर्चा है वो सरकार बियर करे, जो भी चुनाव में खर्चा होता है, और बिल्कुल ही व्यक्तिगत खर्चे को रोक लगा दिया जाए ताकि कोई भी आदमी जो है कि चुनाव में ये खड़ा हो सके। और तो वैसे केस में जब तक ये नहीं हो जाता तब तक आप नहीं बोल सकते कि 100% ये जो है कि निष्पक्ष चुनाव कहा जाएगा। लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। दूसरी बात, अभी आप हाल में ही देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो इस प्रकार से नए लोग आए हैं, युवा वर्ग के लोग आए हैं राजनीति में, तो वो लोग को भी देखिएगा तो वो लोग पैसे के बल पर अपना विज्ञापन छपवा लेते, और जब विज्ञापन छप जाता, बहुत सारा मीडिया है, फेसबुक है या आपका ट्विटर है, इस ढंग से अपना विज्ञापन करते हैं, तो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा विज्ञापन करेगा, और अल्टीमेटली आपके समझिए तो एक ढंग से आपकी बौद्धिक क्षमता को, सोचने समझने क्षमता को भी वो कैप्चर कर लिया जाता है। तो इसलिए कहा था कि इंटरनेट के युग में लोकतंत्र अभी खतरे में है। क्यों? क्योंकि आप सोते उठते जागते बैठते जिस भी चीज़ को आप जो दिखलाना चाहेगा लोग पैसे के बल पर, वही आप देखिएगा। तो उस ढंग से आपका जो है कि मत जो है जो तैयार होगा वो कहीं ना कहीं प्रायोजित होगा, स्पॉन्सर्ड होगा। तो ये लोकतंत्र के लिए सही अच्छी चीज़ नहीं कही जा सकती। इस ढंग से तो पैसा का कल्चर पनपेगा।
तो ये भारत को अगर सही में एक अच्छे लोकतंत्र का उदाहरण पेश करना है तो कम से कम इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा। दूसरी बात, अगर आप ये भी देखिएगा कि भारत और भी इंडेक्सेस में जो है कि बहुत पीछे है, जो आपका भ्रष्टाचार का भी इंडेक्स देखिएगा उसमें भी भारत का स्थान बहुत पीछे है। तो हमें ये जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगा, जब तक जैसे कि एक जनता जो है, जनता को ये कहा जाता है सरकार के द्वारा कि आप जो है हर चीज़ ट्रांसपेरेंट कीजिए, वो सब कुछ आधार कार्ड से ऑनलाइन कीजिए, लेकिन जो पार्टी धन होता है तो सब पार्टियां इस पर मौन हैं, एक राय हैं कि पार्टी धन जो है वो जो है कि वो कहाँ से पैसा आ रहा है वो पूरी तरह से नहीं बताया जाता। तो ये जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो यहाँ पर सब पार्टियों को आगे आकर के ये व्यवस्था करना चाहिए कि भाई सब लोग अपना अपना हिसाब दे। बहुत दिनों तक भारत में लड़ाई चली, अन्ना हजारे का भी आंदोलन था कि लोकपाल लाया जाए। तो अल्टीमेटली पिछले साल 2019 में ये डॉक्टर पिनाकी दास जो हैं वो, उनको जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज थे और कोलकाता हाई कोर्ट के भी मुख्य जो है कि न्यायाधीश रह चुके हैं, उनकी नियुक्ति हुई। तो ये जो पिनाकी चंद्र दास, पीसी दास का जो नियुक्ति किया गया एज ए लोकपाल के रूप में, भारत के पहले लोकपाल के दायरे में जो भी भ्रष्टाचार कोई भी अधिकारी करता है या फिर जो भी भ्रष्टाचार कोई भी इवन प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री भी करते हैं तो उनको भी दायरे में लाया गया। हालांकि कुछ चीज़ रोक लगा दिया गया है कि जिसमें कि इंटरनल सिक्योरिटी न प्रभावित हो, और जब तक केस दर्ज न हो जाए, जब तक केस दर्ज करने के लिए एक्सेप्ट न कर लिया जाए, तब तक नाम को बाहर नहीं लाया जाए कि इन पर आरोप लगा है, क्योंकि उस ढंग से उनकी बदनामी हो सकती और सरकार की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती। तो इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस के साथ प्रधानमंत्री को भी इसके एम्बिट में लाया गया है। तो आखिर ठीक है, उसमें बहुत सारा लूप होल है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि कही जाएगी कि जनता को ये अधिकार जो मिला है, जैसे कि सूचना का अधिकार के द्वारा जनता पूछ सकती है कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। उसी प्रकार से जो है कि अभी लोकपाल की जो नियुक्ति हो गई तो ये भी अच्छी घटना थी। लेकिन इधर के हाल के दिनों में जो खासकर थोड़ा सा जो असहिष्णुता जैसा माहौल ऐसा लगने लगा था, हालांकि पक्ष विपक्ष में बहुत सारे कारण हैं, तर्क हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सबके पीछे में तर्क है। जैसे एनआरसी भी जो एक्ट था तो उसके पीछे भी तर्क था, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगा क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको उससे मतलब नहीं है, वो तो आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन के थ्रू आपको जज कर रहा है, और तभी तो जज करके आपका रैंक पीछे कर दिया। 41 रैंक से आप 51 रैंक पर पहुंच गए एक साल में, और ये ड्यू टू कश्मीर और धारा 370 और जो एनआरसी के चलते। ये तो वो लिख के दिया है द इकोनॉमिस्ट। लेकिन फिर भी इसमें मत के हो सकते हैं बहुत सारे लोग जो ये कह सकते हैं कि नहीं, हमको उनके रैंकिंग का ज़रूरत नहीं है, ये और हम अपने आप में काफ़ी हैं, हमें किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बात है, तो उसको उसी ढंग से डील करना होगा। और भविष्य हमेशा उज्जवल समझना है, क्योंकि भारत इतना बड़ा विविधताओं वाला देश है और इतना इलेक्शन को से गुजर चुका है, कंटिन्यूअसली गुजरते जा रहा है। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में भी ये एक बार तो जब यहाँ पर इंदौर में इसका एक बार कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस समय जो है कि वहीं की सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष थी तो उनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो भारत का स्थान अगर देखिएगा तो लोकतंत्र के मायने में बहुत बुरा भी नहीं कहा जाएगा, और लेकिन निश्चित रूप से अभी और सुधार की आवश्यकता है, और ये सुधार ज़रूर होगा, क्योंकि फिर भी लाख आप कह लें कि भाई पैसे का बोलबाला है राजनीति में, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ लोग किसी न किसी ढंग से वहाँ पहुँच जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही अपने बलबूते उठते हैं और वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसी का उदाहरण आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिल्कुल अपने कोई उनका बैकअप नहीं था, वो वहाँ से पहुँच के वहाँ पहुँच गए, प्रधानमंत्री बन गए। लालू प्रसाद यादव बिना किसी बैकअप के उठ करके पहुँच जाते हैं, नीतीश कुमार बिना किसी बैकअप के उठ के पहुँच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका कोई बैकअप नहीं है और वो वहाँ से उठ करके पहुँच जाते हैं। तो ये लोकतंत्र कहा जा सकता है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो फल फूल रहा है, और आगे भी फले फूले तो लोग मिलजुल करके बैठ करके उसका समाधान निकाल सकते। इस अल्टीमेटली बात यही है कि आपको मिलजुल करके बैठ करके
शांतिपूर्ण सौहार्द माहौल में बातचीत करके हर चीज़ का हल निकालना होगा। लोकतंत्र इसी के लिए होता है और उत्तरोत्तर सुधार की आवश्यकता है। और सुधार के लिए ज़रूरी है कि एक्सेप्ट करना कि हाँ हम में फालसी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमें गड़बड़ी है तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता। तो भारत को चाहिए कि अभी जो फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में उसको डाला गया है वो उसको फुल डेमोक्रेसी की श्रेणी में जाना चाहिए। अभी जो उसका पॉइंट 7 to 8 रहा करता था, लेकिन आजकल से 6.9 पॉइंट मिल गया है, 7 से भी नीचे। तो उसको चाहिए कि हर वो प्रयत्न करना चाहिए कि उसका पॉइंट 8 से लेकर 10 के बीच में रहे, क्योंकि ये तभी हो सकता है जबकि आप जो है कि कुछ आपको नुकसान भी हो लेकिन एक बड़ा हृदय रखना होगा, और तभी जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज जाएगा कि हाँ अब भारत जो है, जो जैसे हम लोगों ने कहा कि विभाजन जो हुआ था वो विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था। तो विभाजन अगर धर्म के नाम पर हुआ था तो इसीलिए जितने भी गैर मुस्लिम छूट गए हैं जो है कि दूसरे देशों में, उस सबको आने के लिए हमने आमंत्रित किया। तो यहाँ पर आपको ये भी करना चाहिए था, कर सकते थे अगर बड़ा हृदय दिखाते तो, कि भाई सब लोग आओ, पूरे लोग आ जाएं, जिसको भी जहाँ जो है आप जैसे रिफ्यूजी वाला डिक्लेरेशन है उसमें भी भारत सिग्नेटरी नहीं है। तो इन भारत को चाहिए कि खुले हृदय से कहना चाहिए कि इस दुनिया में जो भी जहाँ भी बुरे वक्त का सामना कर रहे हैं लोग हैं, जो जैसे यहूदियों को हमने बहुत मदद किया था कि जब वहाँ पर होलोकॉस्ट शुरू हुआ था तो बहुत सारे यहूदी भारत में आकर के बस गए थे। तो उसी प्रकार से बांग्लादेश के शरणार्थी बहुत सारे भारत में बसे। तो भारत सिग्नेटरी नहीं है लेकिन हेल्प तो करता है। लेकिन ये हेल्प इधर के दिनों में, हाल के दिनों में जो जहाँ पर धर्म का एंगल लग गया, भारत को ये कहना चाहिए था कि जिन लोगों को भी भारत में आना है वो आ सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो ये कहते तो ज़्यादा आपका अच्छा मैसेज जाता। और ये छोटा क्षुद्र मुद्दों को लेकर के बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। थोड़ा आपको वोट मिल जाएगा, सही है, बट ये अल्टीमेटली देश के इमेज को नुकसान करेगा, क्योंकि भारत एक सहिष्णु देश है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को मानने वाला देश है। तो यहाँ पर आपको सब लोगों को जो है कि ये संश्लेषित और सब लोगों को आत्मसात कर लेने के का जो है कि गुण बहुत ज़रूरी है। तो ये निश्चित रूप से भारत की आत्मा में तो है। इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ पर बड़े से बड़े लोग जो एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी का चारों तरफ बोलबाला था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने ये आपातकाल लगाया 25 जून जो है कि 75 में, तो फिर जो लगाया तो उसके बाद अगले इलेक्शन में उनको मुँह की खानी पड़ी। तो जनता यहाँ पर तुरंत जवाब देती है। इसलिए ये भी कहना थोड़ा सा निराशाजनक होगा कि भविष्य उज्जवल नहीं है। भविष्य उज्जवल है आगे के दिनों में, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं मूलतः लोकतंत्रवादी हैं और मूलतः धर्मनिरपेक्ष हैं। तो इसीलिए ये इसका भविष्य उज्जवल है। तो लेकिन और लोगों का भी तर्क है कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी खास धर्म के लोगों को ज़्यादा तवज्जो ना दे दें, इसकी भी सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल सिविल कोड जो है, जो कॉमन सिविल कोड है, वो भी वक्त की मांग है, क्योंकि सब लोग को जो है एक अनुसार रहना होगा। आपको अगर कुछ खास उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो आपको सबको उसी ढंग से रखना होगा। और भारत में जो है ये भी देखना होगा कि अगर हम लोग स्वस्थ रहें तो इसलिए डेमोक्रेसी स्वस्थ रहे, इसलिए इंसान का स्वस्थ रहना ज़रूरी होगा। लेकिन भारत में ये हालत है कि करीब जो है कि भारत में 80 किलो चावल उपजता है प्रति व्यक्ति एक साल में, 71 किलो गेहूँ उपजता है प्रति व्यक्ति एक साल में, और केवल 15 किलो दाल उपजता है एक साल में प्रति व्यक्ति। तो ये थोड़ा आंकड़ा बढ़ाना होगा, क्योंकि यदि आप चावल उपजाइएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा है, और ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली बीमारी को जन्म देगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, तो आपको चलने का स्पेस कम है, आप मेहनत भी कम करते जा रहे हैं। और ऐसे केस में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिएगा तो ये आपके लिए उचित नहीं कहा जाएगा। भारत में तो सबके लिए भोजन उपलब्ध है, लेकिन एक चीज़ तो है कि यहाँ क्वालिटी का भोजन नहीं है, प्रोटीन कम से कम मिल रहा है, उसके चलते लोग कुपोषण और बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं, इम्यूनिटी उनका कम रहता है। तो हमें अपने लोकतंत्र में स्वास्थ्य वाले इंडेक्सेस को भी वो थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जो है कि हमारे पास अन्न बहुत है लेकिन उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। तो वो सबको हम लोग इंश्योर कर सकते। खासकर जो आदमी 2 घंटा रोज़ नहीं टहले उसको आप नाम काट सकते, जितना भी ये सब जो है आपका लाल कार्ड और ये सबसे जो सरकार सुविधा देती है, आयुष्मान भारत
वो सबसे आप उसका नाम काट सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ आदत जब तक आप नहीं अपनाइएगा तो इस ढंग से आपको कोई सहारा देते रहेगा तो आप गलत चीज़ सीख जाइएगा। तो इसलिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक हेल्दी हैबिट अपनाने के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए, और जब तक आदमी स्वस्थ नहीं होगा तब तक जो है कि उसका तन स्वस्थ नहीं होगा, मन भी स्वस्थ नहीं होगा, और इस प्रकार से वो गलत दिशा में देश को ले जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको कि देखना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में जो नया स्वास्थ्य नीति आएगा, ये हमें लगता है कि उसमें भी ये इन सब चीज़ों को जोड़ा जाएगा। वैसे भी अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो ये पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो पोषण सप्ताह के रूप में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये इंश्योर कर सकें कि सबके प्लेट में एक अच्छा खासा 50% जो उसका टोटल भोजन है वो प्रोटीन से आना चाहिए। और ये जो है कि कार्बोहाइड्रेट मिट्टी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी सोखता है, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जा रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट और रोज़ टहलना 1 से 2 घंटा ये इंश्योर करने की आवश्यकता है। तो ये सब बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था विश्व लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, और आगे भी बातें होती रहेंगी। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HD स्किन VD, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में ये अपने अभी तक के अनुभव से मैंने सीखा कि जो है कि ये जितने भी डिजीज़ है वो हमारे भोजन से संबंधित है। तो भोजन सुधार के हम लोग हर बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। भारत जैसे कम संसाधन वाले देश में जहाँ पर पॉपुलेशन लोड बहुत ज़्यादा है, तो वैसे केस में भोजन बदल के आप बहुत सारी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। तो ये भी एक मैसेज है जो कि मैं देना चाहता था। तो आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा लोकतंत्र इसी ढंग से आगे बढ़ता रहे, और ये देश जो आगे भी लोगों को ये सही लोकतंत्र का रास्ता हमेशा दिखाते रहे, जैसा कि पहले भी दिखाया करता था। तो इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और फिर अगले वीडियोज़ में आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद। जय लोकतंत्र, जय भारत।